हेलो एवरीवन। मैं सुनीता फ्लोरिया गवर्नमेंट कॉलेज जवाहर जयपुर से यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक पर चर्चा कर रही हूँ वह टॉपिक है लोधी वंश। लोधी वंश के टाइम पीरियड की बात करें तो 1451 से 1526 तक इनका टाइम पीरियड होता है और सैयद वंश के पश्चात यह वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। दिल्ली के प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी गिलचकाई कबीले की साउ खेल शाखा अथवा लोदी शाखा से संबंधित थी। सल्तनत काल में जिन 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया उनमें लोदी वंश अंतिम था। लगभग 75 वर्षों का उनका संपूर्ण इतिहास संघर्षों और युद्धों की कहानी था, लेकिन 1451 से 1526 तक मुगल सम्राट बाबर के आक्रमण तक उत्तर की भारत की राजनीति पर अफगानों को प्रभुत्व रहा। अब ये अफगान कब भारत में आए, कैसे इनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम नासिरुद्दीन महमूद भारत जिनका कार्यकाल 1246 से 1266 का शासन था, अफगानों को दिल्ली सल्तनत की सेना में नियुक्त किया गया। बलबन के काल में इन्हें मंगोलों और मेवातियों, दुआबियों और राजपूतों को दबाने हेतु सैनिक के रूप में भर्ती किया गया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल में इन्हें प्रांतीय गवर्नरों के रूप में पदोन्नति दी गई। बहलोल लोदी अलाउद्दीन आलम शाह के समय सूबेदार था और संयोगात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाकर वह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। बहलोल लोदी की बात करें तो इनका जो शासन है 1451 से लेकर 1489 तक था। अब हम लोदी वंश के शासकों, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक शाह आलम के काल में विशेष परिस्थितियों में लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी की मुख्य सफलता जौनपुर 1484 में के दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी। उसने बहलोली प्रकार के सिक्के भी जारी किए जो अकबर से पहले उत्तर की भारत में विनिमय का साधन बने रहे। अब्बास खां सरवानी कहता है कि बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली की सत्ता हस्तगत करने पर अफगान टिड्डी के झुंड की भांति भारत की तरफ चल पड़े। ये इनके बहलोल लोदी के समय के महत्वपूर्ण बिंदु थे। हम अब इसके जीवन परिचय और इसके काल की बड़ी घटनाओं की बात करते हैं। बहलोल लोदी के पूर्वज अफगानिस्तान के निवासी थे। बहलोल लोदी का दादा मलिक बहराम फिरोज शाह के तुगलक के काल में मुल्तान आकर बस गया था। उसके चाचा नुसरत शाह को इस्लाम खां की उपाधि देकर सरिंद का सूबेदार नियुक्त किया गया। बहलोल लोदी का जन्म दोराला में ही हुआ था। इसका बचपन का नाम बल्लू था। बचपन में ही अनाथ हो जाने के कारण उसका पालन पोषण उसके चाचा इस्लाम खां ने किया। उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। 1431 में इस्लाम खां की मृत्यु हो गई, पर बहलोल लोदी सरिंद का गवर्नर बना। कुछ समय बाद अपनी योग्यता व शक्ति कूटनीति के बल पर दीपालपुर, लाहौर व मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। सैयद वंशी सुल्तान मोहम्मद शाह ने इस हेतु उसे मान्यता प्रदान कर दी। सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह के काल में विशेष परिस्थितियों में 19 अप्रैल 1451 में वह बहलोल गाजी की उपाधि के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना।
बहलोल लोदी को जो सिंहासन प्राप्त हुआ वह फूलों की सेज नहीं अपितु कांटों के ताज के समान था। कमजोर सुल्तान शासन, तैमूर के आक्रमण, गृह युद्धों, विद्रोह, षड्यंत्रों, अस्थिरता के कारण सुल्तान की प्रतिष्ठा और वैभव, सैन्य संगठन, राज्य की अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर पहुंच गई थी। इस नाजुक परिस्थितियों में सर्वप्रथम बहलोल ने अपने भाई बंधुओं को अधिकाधिक भारत आने के लिए निमंत्रित किया, जिस पर अब्बास का सरवानी ने लिखा है, गरीबी के कलंक से छुटकारा दिलाने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु जब सुल्तान बहलोल लोदी ने अफगानों को भारत आने का संदेश दिया तो वे अफगान टिड्डियों की भांति सुल्तान की सेवा में भारत आने लगी। उपयुक्त कथन अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में अफगानों के भारत आने से सुल्तान बहलोल लोदी को अपने विरोधियों को पराजित करने, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में सहयोग प्राप्त हुआ। वस्तुतः वह अपनी शक्ति का संपूर्ण आधार अफगान अनुयायियों को मनाने के कारण सुल्तान बहलोल लोदी उनकी भावनाओं, विचारों के साथ अन्य सभी कबीलाई आचार व्यवहारों को पूर्ण सम्मान करता था। इस हेतु उसने बड़ी संख्या में अफगानों को शाही सेना सहित प्रशासन के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया और अपना राजत्व सिद्धांत समानों में प्रथम के रूप में घोषित किया। अफगानी कबीलाई परंपरा का अनुसरण करते हुए वह जीवन में कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि हमेशा जमीन पर सिंहासन के समक्ष बिछी कालीन पर अन्य अफगान अमीरों के साथ बैठता था। अफगान कबीलाई राजत्व सिद्धांत में मलिक नौकर का सिद्धांत स्वीकृत नहीं होता। वह चिल्ला चिल्लाकर अपने अफगान बंधुओं से कहता था कि प्रभुता के नाम के लिए मुझे जरूर नीत है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हम जो भी प्रदेश जीतेंगे उनमें हम समस्त भाइयों के समान रहेंगे। अपने नाराज अमीरों के समक्ष वह कभी पगड़ी उतार कर तलवार निकाल कर रख देता तथा क्षमा मांगते हुए कहता, यदि आप लोग मुझे अयोग्य समझते हो तो किसी अन्य योग्य व्यक्ति को सुल्तान चुन लीजिए। अपने अमीरों को वह मनसद ए आला शासन का समान भागीदार कहकर पुकारता था। इस प्रकार बहलोल लोदी ने शासन किया। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। सिकंदर लोदी के कार्यकाल की बात करें तो 1489 से लेकर 1517 तक उसका शासनकाल होता है और सिकंदर लोदी के काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं, बहलोल लोदी के उपरांत सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। वही सर्वश्रेष्ठ योग्य शासक सिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने मापतोल के लिए गजे सिकंदरी प्रारंभ किया तथा हिंदुओं पर जजिया कर आरोपित किया। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम ताजिया निकालना बंद कर दिया। मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं को रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। सिकंदर लोदी के अनुसार, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सरदार उसे अपने कंधों पर बिठाकर ले जाएंगे। सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया जिसका नाम फरंग ए सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। ये महत्वपूर्ण बात है सिकंदर लोदी की। अब हम इसके जीवन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालते हैं। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपने 9 पुत्रों में से युगतम तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो इसका मूल नाम क्या है? निजाम खां।
जुलाई 1489 में सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर वह अमीरों के सहयोग से सिंहासन पर बैठा। उसकी माता का नाम जेबन था। बहलोल लोदी ने अपने जीवन काल में अपने राजपूत सिद्धांत के अनुसार साम्राज्य में विभिन्न भागों में अपने अन्य पुत्रों व सगे संबंधियों में बांट दिया था। इसलिए सिकंदर को राजगद्दी पर बैठते ही सत्ता के में भागीदारी चाहने वाले अफगानियों से संघर्ष करना पड़ा। इसमें सबसे प्रमुख बारबक शाह, जौनपुर का सूबेदार, भतीजा आजम हुमायूं, स्वर्गीय बायजीत का पुत्र, लेकिन अपने चातुर्य, बुद्धि, साहस, योग्यता के बल पर अंततः सिकंदर ने अपने प्रतिद्वंदियों को एक एक कर समाप्त कर दिया। सिकंदर के साम्राज्य की पूर्वी सीमा विभिन्न विजयों के बाद मुंगेर तक पहुंच गई। 1495 में उसने बंगाल के तत्कालीन शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ सिकंदर ने एक शांति संधि की, जिसके अनुसार भविष्य में एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे तथा बिहार तक के प्रदेश पर सिकंदर का आधिपत्य स्वीकार करने व सिकंदर लोदी के शत्रु को शरण नहीं देने की बात स्वीकार की गई। मध्य भारत राजपूताना की विभिन्न विजयों के रूप में सिकंदर ने धौलपुर, ग्वालियर, चंदेरी, नागौर आदि क्षेत्रों को भी जीत लिया तथा अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। पूर्वी राजस्थान के प्रदेशों, मालवा, गुजरात को मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर स्थापित करवाया और 1506 में बादलगढ़ नामक एक भव्य किले का भी निर्माण करवाया। सिकंदर लोदी के पश्चात दिल्ली की जो गद्दी पर आसीन होता है वह इब्राहिम लोदी गद्दी पर आसीन होता है। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल 1517 से 1526। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। राज्यों के गवर्नर स्वतंत्र शासकों की भांति व्यवहार करने लगे। 1517-18 में राणा सांगा के बीच गाठोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों को पराजित होना पड़ा। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और इसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। इतिहासकार नियमतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त दिल्ली का कोई भी सुल्तान युद्ध में नहीं मारा गया। अब हम सिकंदर लोदी के राजत्व सिद्धांत की तुलना बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत के साथ करते हैं। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने सरदारों के प्रति पिता बहलोल लोदी में समानों के पतन की नीति को अस्वीकार कर अपेक्षाकृत कठोरता की नीति का अनुसरण किया। बहलोल लोदी के द्वारा अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों संबंधियों के बीच बांटने के फलस्वरूप सुल्तान बनने पर सिकंदर लोदी ने साम्राज्य के विभाजन को किसी भी परिकल्पना को खारिज कर एकीकृत सुदृढ़ राज्य के निर्माण पर जोर दिया। इस हेतु उसने अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए कठिन संघर्ष से दौर से गुजरना पड़ा। यद्यपि उसका राजत्व सिद्धांत कठोरता, अनुशासन, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा, वैभव स्थापित करने की लिए अनुप्रमाणित था, परंतु सरदारों अमीरों को उसने अनावश्यक रूप से अपमानित करने, नष्ट करने का कभी प्रयास नहीं किया। वस्तुतः उसका राजत्व कठोरता के साथ साथ उदारता का व्यावहारिक और यथोचित सम्मिलित था। पिता बहलोल लोदी समानों में प्रथम पुत्र इब्राहिम लोदी पूर्णतः निरंकुशता के सिद्धांत के विपरीत सिकंदर लोदी का राजत्व
मध्यम मार्गी प्रवृत्ति का था। बहलोल के विपरीत उसने सिंहासन पर बैठना प्रारंभ कर दिया। सरदारों को नतमस्तक होकर सुल्तान की उपस्थिति में दरबार में खड़े रहने के लिए बाध्य किया और सुल्तान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु कई नए नियम बनाए। जब कोई शाही फरमान प्रांतीय अमीरों को भेजा जाता तो उसे सम्मानपूर्वक ग्रहण करने हेतु संबंधित अमीर को अपनी राजधानी से 6 मील बाहर आकर आना पड़ता और तब तक आकर सम्मान प्रकट करना पड़ता। अब हम इब्राहिम लोदी के राजत्व सिद्धांत की बात करते हैं कि इब्राहिम लोदी का राजत्व सिद्धांत किस प्रकार का था। इब्राहिम लोदी सुल्तान बनते ही सुल्तान और उसके अफगान अमीरों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया था। सिकंदर लोदी ने अफगान अमीरों को अनुशासन आज्ञा पालन तो अवश्य सिखा दिया, परंतु उनकी जनजातीय समानता एवं स्वतंत्रता की भावना को समाप्त नहीं कर सका था। इब्राहिम लोदी ने संकट में परिस्थिति को भांपकर अपने पिता पितामह की कुलीनता पर आधारित अपेक्षाकृत उदार राजत्व को पलटकर तुर्की आदर्शों से प्रेरित होकर निरंकुश कठोर राजत्व के सिद्धांत का अनुसरण किया। उसका स्पष्ट विश्वास था कि शासक का कोई संबंधी नहीं होता, राज्य के सभी सरदार व अमीर उसके सेवक मात्र होते हैं। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा वैभव को ध्यान में रखकर उसने दरबारी शिष्टाचार का कठोरता से पालन करने का निर्देश दिया। सभी अमीरों को सुल्तान के समक्ष नतमस्तक हाथ बांधकर खड़े होने का स्पष्ट आदेश था। यह सच है कि सुल्तान इब्राहिम लोदी की निरंकुश स्वेच्छाकारी राजत्व की जनक तत्कालीन विपरीत परिस्थितियाँ थी, लेकिन अफगान अमीरों की परंपराओं के विपरीत होने तथा इब्राहिम के हठी शंकालु दमपूर्ण विचलित होने तथा इब्राहिम लोदी के व्यवहार के कारण अंततः अमीरों सुल्तानों के आपसी संबंध संघर्ष में बन गए। संभवतः वह अफगान जनजाति की चरित्र भावनाओं को समझने में पूर्णतः असफल रहा। उन अमीरों को जो दिल्ली सल्तनत के परंपरा के अनुसार सुल्तान को अपने समकक्ष समझने का प्रयास करते थे, सुल्तान इब्राहिम लोदी ने कठोरता से उनका दमन किया। सुल्तान की यह निरंकुश रक्त पिपासु नीति लोदी साम्राज्य के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। अमीरों के विभिन्न विद्रोह प्रत्युत्तर में सुल्तान के द्वारा अत्याचार पूर्वक कार्यवाही द्वारा जब जनधन की अत्यधिक हानि हुई, लगातार हिंसा अविश्वास भय विद्रोह के वातावरण ने सल्तनत की नींव को जर्जर कर दिया। शासन और प्रशासन के एक दूसरे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका। परिणामतः सेना, गुप्तचर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जैसे आधारभूत ढांचा निम्नतम स्थिति को पहुंच गया। इन सबका सबसे बड़ा खामियाजा मुगल सम्राट बाबर के साथ हुए युद्ध में पानीपत के युद्ध में भुगतना पड़ा। वस्तुतः ऐतिहासिक और युगांतकारी युद्ध के परिणाम बहुआयामी थे। इस युद्ध के मैदान में अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी की मृत्यु होने का अर्थ था शताब्दियों से भारतीय रंगमंच पर अभिनय करते आ रहे दिल्ली सल्तनत रूपी एक महान युग की समाप्ति।